Good morning students, myself लोकेश, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेज। हम पढ़ रहे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की सेकंड यूनिट वैलेंस बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके अंदर हमारा आज का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन युग्म अवधारणा। इससे पहले की क्लास के अंदर इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट होता है ये भी इस यूनिट का इंट्रोडक्शन के अंदर ही आता है। तो यहाँ हम अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे कि किस आधार पर जो बॉन्ड बनता है, तो बंध के अंदर जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। देखो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन युग्म अवधारणा। सबसे पहले यदि हम बात करें जो इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड किस आधार पर बनता है और कैसे बनता है। जो भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो उसके दौरान जिन जिन एटम्स के मध्य सहभाजन से बनता है, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन्स का साझा होता है तो उसके दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन इलेक्ट्रॉन्स का साझा होता है एटम्स के द्वारा, वो सभी इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स के साथ में गिने जाते हैं या फिर उनके जो आउटर सेल्स होते हैं उनके अंदर उनको हम गिनते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर एक सहसंयोजक बंध वह बंध होता है या वह बंध है जिसका निर्माण दो परमाणुओं के मध्य सहभाजन से होता है। कोई भी सहसंयोजक बंध होता है उसके दौरान वह बंध होता है वह जिसका जो निर्माण होता है वो दो परमाणुओं के मध्य सहभाजन से होता है, अर्थात जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन्स का साझा होता है, सहभाजन होता है, तो उसी के दौरान सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसके अंदर दोनों परमाणुओं का बराबर का साझा रहता है, जिसके दौरान सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर, यदि इसके अंदर बात करें जब दो परमाणुओं के मध्य बनने वाला जो बंध होता है इलेक्ट्रॉन्स के साझे द्वारा बनता है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन्स के साझे द्वारा बनता है, तो उसे हम कौन सा बंध कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। सामान्यतः जो सहसंयोजक बंध बनने के बाद सहसंयोजक बंध बनने के बाद एक बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के मध्य पाया जाता है तथा बंध युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन्स परमाणु के बाह्य कोश में गिने जाता है। ये बात मैंने अभी बताई आपको। जो सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है तो उसके दौरान दोनों परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सहसंयोजक बंध के अंदर काम में आते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों परमाणुओं के बाह्य कोश के अंदर गिने जाते हैं। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स का साझा हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स दोनों परमाणुओं के बाह्य कोश के अंदर गिने जाते हैं, जिन परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है? साझा हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो बंध युग्म पाया जाता है, बंध युग्म के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के बाह्य कोश के अंदर गिने जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर एग्जांपल लेके इसको देख सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर कि जैसे ये कार्बन परमाणु है। ठीक है, ये कार्बन है, कार्बन परमाणु है, साथ ही साथ ऑक्सीजन पाया जा रहा है। ठीक है, और ये जो कार्बन के आउटर सेल्स के अंदर और ये क्या है? हाइड्रोजन है। कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोश की यदि हम बात करें तो कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोश के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोश के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर उपस्थित है। ठीक है, हम बात करें इसकी कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं।
ठीक है। इसके बाह्यतम कोश के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी प्रकार इधर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन है इसके बाह्यतम कोश के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम साझे के इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो देखो किस प्रकार से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का साझा पाया जाता है। हम यहाँ पर बात करें साझे के इलेक्ट्रॉन्स की तो देखो ये हाइड्रोजन इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में साझा करता है, उसके दौरान इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी प्रकार इस हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और ठीक इसी प्रकार इस हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यह कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करता है? साझा। ये साझे के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर भी गिने जाते हैं और साथ में कार्बन के साथ में भी गिने जाएंगे। हम इस हाइड्रोजन की बात करें तो इसके बाह्यतम कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसका आउटर ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड हो गया। इन सभी हाइड्रोजन का आउटर ऑर्बिटल्स क्या हो जाता है? फुल हो जाता है। उसके बाद में हम बात करें इसके अंदर कि इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसके पास में पहले से बाह्यतम कोश के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। इसको आउटर सेल्स अपना जो आउटर ऑर्बिटल्स पूर्ण करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स के साथ में ये जो ऑक्सीजन होता है ये क्या करता है? साझा करता है। जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स का साझा करता है तो हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये ऑक्सीजन इस प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का। अब इसके बाह्यतम कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम बात करते हैं इस कार्बन की। देखो इसके पास में पहले से कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे? 4 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे कार्बन के। ठीक है। एक ये हाइड्रोजन, दूसरा ये हाइड्रोजन, तीसरा ये हाइड्रोजन, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ में साझा करता है। और चौथा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस ऑक्सीजन के साथ में इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ में इलेक्ट्रॉन्स का साझा करता है तो उसके दौरान इसके जो आउटर ऑर्बिटल्स होते हैं इसके अंदर, इसके आउटर ऑर्बिटल्स के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाता है। कैसे? देखो 4 इलेक्ट्रॉन ही तो ये कार्बन के होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का होता है। इसलिए हम इसकी बात करते हैं तो इसके आउटर ऑर्बिटल्स के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑक्सीजन के साथ में भी गिना जाता है और ये इलेक्ट्रॉन होता है ये भी ऑक्सीजन के साथ में गिना जाता है और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ में गिना जाता है। इसलिए हम यहाँ पर इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। देखो इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कार्बन है, साथ ही साथ ये क्या है? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, क्योंकि ये सहभाजन के इलेक्ट्रॉन्स के जब इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर सहभाजन पाया जा रहा है तो सहसंयोजक बंध पाया जा रहा है। ठीक है। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन और इसके साथ में क्या है? हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन के पास में यहाँ पर ये 2 लोन पेयर पाए जा रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के साझे के अंदर काम में नहीं आ रहे। ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि युग्म के रूप में उपस्थित रहते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अर्थात इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3OH। ठीक है। CH3OH इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसको ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर देखा है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में लुईस नामक वैज्ञानिक आए और लुईस नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन को बिंदुओं के रूप में बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करते हुए कई अणुओं के सूत्र लिखे। ठीक है। लुईस नामक वैज्ञानिक आए और लुईस नामक वैज्ञानिक ने इन्होंने ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स को बिंदुओं के रूप में या बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया और इन्होंने बिंदुओं के रूप में इलेक्ट्रॉन्स को बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित करते हुए कई अणुओं के क्या लिखे? सूत्र लिखे, और जिन्हें हम क्या कहते हैं? बिंदु सूत्र या डॉट फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु सूत्र या डॉट फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। देखो इसके अंदर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखो किस प्रकार से हम यहाँ पर बात करें एग्जाम्पल की, तो ये कार्बन है, सॉरी क्लोरीन है।
ठीक है। दूसरा ये भी क्या है, क्लोरीन। यहाँ Cl2H2 की बात करते हैं, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। हम सब ये जानते हैं कि क्लोरीन के आउटर शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक इसी प्रकार इस क्लोरीन के पास में भी इसके आउटर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो ये क्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता है, साझा करता है। इस क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो ये आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। इस प्रकार से ये आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। और जब ये 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो उसके दौरान इनके पास में देखो सहभाजी 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि पेयर्स के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से किसका निर्माण होता है, Cl2 का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार हम इसके अंदर हाइड्रोजन के अंदर देख सकते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन के अंदर यदि हम बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर देखो ये हाइड्रोजन होता है और ये दूसरा हाइड्रोजन होता है। इसके आउटर सेल्स के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इसके आउटर सेल्स के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यहाँ पर जो दोनों हाइड्रोजन होते हैं 1-1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। अर्थात सहभाजन के द्वारा यहाँ पर सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। अर्थात इस प्रकार से किसका निर्माण हो रहा है, यहाँ पर H2 का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिंदुओं के रूप में जो रिप्रेजेंट किया है, ये लुईस नामक वैज्ञानिक ने डॉट फॉर्मूला देके इनको रिप्रेजेंट किया, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। उसके बाद में देखो हम यहाँ पर बात करते हैं कि NH3 होता है, CH4 होता है और H2। इनके अंदर, इन तीनों के अंदर, NH3 के अंदर, CH4 के अंदर, H2O के अंदर, यहाँ पर NH3 के अंदर नाइट्रोजन और इसके अंदर कार्बन और इसके अंदर हाइड्रोजन। अर्थात ये कह सकते हैं CH4, NH3, H2 इनके अंदर बात करें कार्बन, नाइट्रोजन वो और उसके साथ ही साथ ऑक्सीजन में बाह्यतम कोश, बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन्स होती है उनकी संख्या कार्बन के अंदर 4 होती है, नाइट्रोजन के अंदर 5 होती है और ऑक्सीजन के अंदर 6 होती है, ठीक है। इनको स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इनको हाइड्रोजन के साथ सहभाजन से प्राप्त होते हैं। वो कैसे प्राप्त होते हैं, इनको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, इनको किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स हम हाइड्रोजन के सहभाजन से कैसे प्राप्त होते हैं। देखो इसको हम इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम कार्बन की बात करते हैं, ठीक है। कार्बन के आउटर सेल्स के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं इसके अंदर, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर जो 4 हाइड्रोजन का इस यहाँ पर सहभाजन होता है, इसके आउटर सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो 4 हाइड्रोजन होते हैं उनके साथ में ये सहभाजन करता है, ठीक है। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में सहभाजन करता है तो उसके दौरान ये कार्बन होता है और ये क्या होता है, 4 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। ये 1-1 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, आपस में सहभाजन करता है। जब ये 1-1 इलेक्ट्रॉन का आपस में सहभाजन करता है तो उसके दौरान यहाँ पर किसका निर्माण होता है, CH4 का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार हम इसके अंदर देख सकते हैं, कार्बन के साथ साथ हम नाइट्रोजन के अंदर भी देख सकते हैं। देखो हम बात करें यहाँ पर नाइट्रोजन की, तो ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के आउटर सेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसके आउटर सेल के अंदर, नाइट्रोजन के आउटर सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार से इसके आउटर सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसको अपना बाह्यतम कोश पूर्ण करने के लिए यह 3 हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉन का सहभाजन करता है। जब ये 3 हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉन्स का सहभाजन करता है तो उसके दौरान यहाँ पर देखो ये तो नाइट्रोजन होता है और साथ ही साथ यहाँ पर देखो इसके आउटर सेल्स के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये हाइड्रोजन और ये क्या होता है, हाइड्रोजन। इस प्रकार से ये क्या करते हैं, इनका आपस में सहभाजन करते हैं। ये हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये इसका इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से किसका निर्माण हो रहा है, यहाँ पर NH3 का निर्माण होता है, ठीक है।
ठीक इसी प्रकार देखो इसके अंदर हम H2O की बात करें तो H2O को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके अंदर। देखो H2O की यदि हम बात करें तो ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के आउटर सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इसके आउटर सेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन होता है वह 4 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन के साथ में क्या करता है? सहभाजन करता है। हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन पाए जाता है आउटर सेल्स के अंदर। इस प्रकार से यह 2 हाइड्रोजन के साथ में सहभाजन करता है। तो उसके दौरान देखो ये ऑक्सीजन और इसके साथ में ये क्या है? हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन। इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो ये लोन पेयर के रूप में 2 लोन पेयर के रूप में पाए जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से पाए जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? हाइड्रोजन के होते हैं। इस प्रकार से किसका निर्माण होता है? यहाँ पर H2O का निर्माण होता है, ठीक है। इससे ये स्पष्ट होता है कि इससे हम ये कह सकते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जो जैसे हम बात करें ऑक्सीजन की तो ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। 2 इलेक्ट्रॉन्स का यह क्या करता है? सहभाजन करता है, ठीक है। इसके आउटर सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो 6 पाए जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कार्बन की बात करें तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यह कितने इलेक्ट्रॉन का सहभाजन करता है? 4 इलेक्ट्रॉन का। 4 हाइड्रोजन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन का आपस में सहभाजन करता है, जिसके दौरान CH4 का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार NH3 के अंदर बात करें तो नाइट्रोजन, यहाँ जो नाइट्रोजन होता है वो 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ में आपस में सहभाजन करता है। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में आपस में सहभाजन करता है तो उसके दौरान किसका निर्माण होता है? NH3 का निर्माण होता है। अतः हम इसको ये कह सकते हैं कि उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि सहभाजित जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बनाए गए सहसंयोजक बंधों की संख्या प्रदर्शित करती है, अर्थात एक सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन से बनता है। अतः इस धारणा को हम सहसंयोजक बंध की इलेक्ट्रॉन युग्म धारणा कहते हैं। कौन सी धारणा कहते हैं? सहसंयोजक बंध की इलेक्ट्रॉन युग्म धारणा कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हमने देखा है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखा है इसका कि इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।